हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल केड़ो हाल है कसकाय और मैं रजत गौड़ा फिर से स्वागत करता हूं आपका आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन की एक नई वीडियो के अंदर। तो हमने पिछली बारी सेंट्रल बैंक के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में जान लिया सर। हमने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देख लिए थे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देख लिए, वो भी देख लिए। अब इस चैप्टर को खत्म करने की बारी है और हम इस चैप्टर को किससे खत्म करेंगे? कमर्शियल बैंक की कंप्लीट टॉपिक को देखेंगे। इसके अंदर हम दो मेजर टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहले हम कमर्शियल बैंक के बारे में देखेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखेंगे जहां पे बड़े क्वेश्चन तो नहीं पर एमसीक्यू जरूर बन सकते हैं। दूसरा क्रेडिट क्रिएशन, जो सीबीएसई का वन ऑफ द फेवरेट है इस चैप्टर के अंदर डालने के लिए, वह क्रेडिट क्रिएशन ही है। इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर दिक्कत पता क्या आती है, बच्चों को समझ में आ जाता है सर क्रेडिट क्रिएशन है क्या, लिखना नहीं आता। तो मैंने जिस तरीके से लिखा है ना, आपको भी उसी तरीके से लिखना है। गारंटी देता हूँ पूरे नंबर मिलेंगे जिस तरीके से मैंने लिखा है। एजम्पशन, डेफिनेशन, कंक्लूजन, हर एक चीज हमें अच्छे से लिखने, क्योंकि हमें कोई भी चांस नहीं देना किसी एग्जामिनर को नंबर काटने का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है हमारे पास कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक क्या होता है, तो हम एक सेकंड के थोड़ा एडजस्ट करने दीजिए स्क्रीन को। हाँ, तो हम इसमें क्या कहते हैं, दैट कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ऑफर्स लोन टू द पीपल फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। हम क्या कहते हैं, हमने सेंट्रल बैंक ने भी यही काम करता था। क्या करता था कि वो कमर्शियल बैंक से एक्सेप्ट करता था डिपॉजिट। क्या कहता था उसे? रिवीजन। आप लोगों को वीडियो देखता, आप लोगों को रिवीजन होनी चाहिए। क्या कहता था उस अमाउंट को? वो अमाउंट क्या कहता था? रिवर्स रेपो रेट। और जिस अमाउंट के ऊपर वो लोन देता था उसे हम दो नाम से कहते थे, बैंक पॉलिसी रेट और रेपो रेट। अच्छे से याद होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को। ओके, वैसे हमारा कमर्शियल बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और ऑफर क्या करता है, लोन को क्या करता है, ऑफर करता है लोन टू द पीपल। अब वो किस चीज के लिए करता है? फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही वो देता है। द कमर्शियल बैंक अर्न मनी बाय द वे ऑफ स्प्रेड। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा था, वापस मैं आपको बता देता हूँ कि स्प्रेड होता क्या है एक्चुअल के अंदर। आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी इसे पढ़ा हुआ है। स्प्रेड का मतलब क्या होता है? द रेट एट विच दे लेंड मनी माइनस द रेट एट विच दे बोरो मनी। मतलब सर, यानी कि जिस रेट के ऊपर वो लोग लोन ऑफर करते हैं लोगों को, मान लेते हैं 10% रेट के ऊपर एक सेम अमाउंट मान लेते हैं, जैसे 1 लाख रुपए, 1 लाख कहीं से लिए हुए, 1 लाख कहीं पे दिए हुए हैं। ओके, 1 लाख रुपए के ऊपर मान लेते हैं उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया हुआ है वो है 10%। तो 10,000 रुपए तो क्या है, उनकी अर्निंग्स है, यानी कि 10,000 रुपए उन्हें यहाँ से मिले हैं। और उन्होंने जहां से पैसे लिए थे, यानी कि एक्सेप्ट किए थे जहां से डिपॉजिट्स को, वहां पे उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया हुआ था कि हम आपको 4% देंगे। यानी कि इसमें से 10,000 रुपए यहाँ से आपको 10,000 में से 4%, यानी कि 4,000 आपने उन्हें दे दिए। तो आपके पास 4,000 इसमें से माइनस कर दो तो आपके पास बचा कितना? 6,000। तो इसी तरीके से बैंक किस तरीके से अर्न करता है? स्प्रेड की फॉर्म के अंदर अर्न करता है। तो ये स्प्रेड है क्या? ये 6,000 जो है वो क्या है? स्प्रेड ही तो है। यानी कि जिस रेट के ऊपर आप ऑफर करते हो लोन, माइनस कर देते हो जिस रेट के ऊपर आप एक्सेप्ट या फिर बोरो करते हो मनी को। ओके, रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द रेट एट विच इट एट द रेट एट विच इट लेंड मनी। यानी कि ये जिस रेट के ऊपर ये क्या नाम लेते हैं, पैसे देता है, एंड द रेट एट विच इट एक्सेप्ट डिपॉजिट या फिर बोरो मनी, जहां से ये पैसा लेता है लोगों से, उस दोनों रेट्स का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं? स्प्रेड कहते हैं। ओके, अब बेसिकली अब ये भी कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेगा बैंक, तो ये भी है जैसे, पर इसके फंक्शंस जो है ना बहुत ही नॉर्मल से हैं। दो ही फंक्शंस हैं, कौन कौन से? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन्स। देखते हैं जल्दी से। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अंदर हम क्या कहते हैं? बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, लोगों से पैसे लेता है। और पब्लिक अपने जो डिपॉजिट है वो किस तरीके से डिपॉजिट करवा सकती है? दो ही तरीके से करवा सकती है, या तो वो डिपॉजिट हो चेकेबल डिपॉजिट। कौन से डिपॉजिट? चेकेबल डिपॉजिट। सर चेकेबल डिपॉजिट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ना यार उसकी। These are those deposits which can be withdrawn any time on demand, जो कि किसी भी टाइम के ऊपर, डिमांड के ऊपर आप पैसे निकलवा सकते हो। जैसे आप लोगों के जो नॉर्मल अकाउंट है वो कौन से? चेकेबल डिपॉजिट है। जब मन किया तब आप वहां से पैसे निकलवा सकते हो। ओके, एंड चेक कैन बी इशूड अगेंस्ट दिस डिपॉजिट। और जो चेक आप उनके अगेंस्ट चेक भी इशू कर सकते हो। आप किसी को चेक दे दो उस बैंक आपके अकाउंट का, जिससे वो क्या होगा, उस अकाउंट के आपके अकाउंट से उस बंदे के अकाउंट के अंदर पैसे क्या होंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, दे आर नॉट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। वो कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब तक उनके अंदर पैसे हैं तब तक वो चलते रहते हैं। ऐसे नहीं होता कि इस पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपकी जो एफडी है, जो हमारा अगला है, वो खत्म हो जाएगी। एफडी वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि आप इस वर्ड से बहुत ही ज्यादा फैमिलियर हो गए, क्योंकि आपके पेरेंट्स इस वर्ड को बहुत यूज करते हैं। ओके, नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स के अंदर हम क्या कहते हैं? दीस आर दोस डिपॉजिट व्हिच कैन नॉट बी विथड्रॉन एनी टाइम ऑन डिमांड। आपकी जो एफडी आप उसे कभी भी तोड़वा नहीं सकते बीच में से।
एंड चेक कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट दी डिपॉजिट, और आप उनके अगेंस्ट चेक भी नहीं इशू कर सकते। भाई मेरी एफडीआई काम कर उसमें 5000 रुपए निकाल लो, ऐसे कहते हो यार? नहीं कह सकते, क्योंकि एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट है, यानी वो बैंक जो पैसा वो बैंक के पास फिक्स है। दीज डिपॉजिट्स आर फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ये डिपॉजिट फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, दैट्स व्हाई इन्हें क्या कहा जाता है? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। नॉर्मल सा पॉइंट है ये। दूसरा है एडवांसिंग लोन्स, लोन्स एडवांस करता है, लोन्स एडवांस मतलब लोन देता है लोगों को। अनदर मेजर फीचर ऑफ कमर्शियल बैंक इज एडवांसिंग लोन। द कमर्शियल बैंक मेनली लेंड मनी फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। कमर्शियल बैंक तो क्या है, वो समाज सेवा देखेगा या खुद का भला देखेगा? तो खुद का भला देखेगा। हर एक बैंक क्या देखता है? खुद का भला देखता है। तो बेसिकली 3 पर्पसेस के लिए देता है, प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए तो देता है, सच एज कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, जैसे कंजप्शन का पर्पस हो गया, इन्वेस्टमेंट का पर्पस हो गया, इन्हीं पर्पसेस की वजह से वो मेनली लोन को लेंड करता है। ओके, अब सर एक दिमाग के अंदर बात आ जाती है, सर अगर ये जो फंक्शंस है ना कोई और जना परफॉर्म कर ले तो क्या वो भी कमर्शियल बैंक बन जाएगा? मैंने कहा सुनो, अगर वो दोनों फंक्शन जो मेजर है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और बोरिंग और लेंडिंग मनी या फिर एडवांसिंग लोन, दोनों को ही फुलफिल करता है, तभी वो एक कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आता है, वरना वो नहीं आ पाएगा। बच्चे के मन में आता है सर एलआईसी, पोस्ट ऑफिस, ये भी तो ऐसे कुछ काम करते हैं, लेकिन वो दूसरे एक फंक्शन को तो करते हैं पर दोनों फंक्शन को परफॉर्म नहीं करते। यहीं पे हमारा अगला टॉपिक आ जाता है, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ बैंक। वो भले एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपके एलआईसी, पोस्ट ऑफिस, पर वो एक कमर्शियल बैंक नहीं है। A financial institution is a bank only if it fulfill two primary functions। कौन कौन से? Accepting deposit and advancing loans। अगर ये दोनों को पूरा करते हैं सिर्फ तभी वो उस कैटेगरी के अंदर आ पाएंगे। कौन सी कैटेगरी? हमारे कमर्शियल बैंक की कैटेगरी के अंदर। जैसे एलआईसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑफर करता है लोन, जो कि लोन देता है लोगों को, पर डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, पर वो एक्सेप्ट नहीं करता डिपॉजिट को। तो सर एक चीज तो करता है, दूसरी चीज नहीं करता, तो वो कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में नहीं आएगा। 1 मार्कर मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, उनमें सबसे अगर 3 नंबर में भी आ जाए तभी मुझे इस चीज के ऊपर कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं, 3 नंबर में भी आ सकता है। पोस्ट ऑफिस इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट, वो एक्सेप्ट कर लेती है डिपॉजिट, लोन नहीं देती, तो वो भी क्या है? एक कमर्शियल बैंक नहीं है। तो क्या आप एलआईसी कमर्शियल बैंक है? नो सर। क्या एक पोस्ट ऑफिस एक कमर्शियल बैंक है? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सर कमर्शियल बैंक होने के लिए 2 मेजर फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन। ये एक एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, सारे फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब इस चैप्टर का हम करते हैं डी एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। और देखा जाए ज्यादातर सबसे ज्यादा 3 या 4 नंबर के अंदर इस चैप्टर के अंदर आने वाला क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम अगर देखा जाए यही क्वेश्चन आता है क्रेडिट क्रिएशन का। पर बच्चे पता है यहाँ पे मार्क्स क्यों लूज करते हैं? उन्हें लिखना ही तो नहीं आता, उन्हें नहीं पता कि सर लिखना कैसे है। तो इन्हें मैं अच्छे से आपको यही मेथड फॉलो करना है लिखने का। अगर आप दूसरा कोई मेथड यूज करते हो तो मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली आपको जो 4 में से 4 है ना, आप उसमें से 4 में से 3 के नंबर की कैटेगरी में आ जाओगे। लेकिन मेरा जो मेथड है प्रॉपर्ली फॉलो करोगे, गारंटी देता हूँ तुम्हारे 4 में से 4 नंबर ही मिलेंगे तुम लोगों को। डेफिनेशन देखते हैं उसकी। तो डेफिनेशन के क्या अंदर है कि क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन किस चीज का प्रोसेस है? मनी क्रिएशन का प्रोसेस है। कमर्शियल बैंक इज एबल टू क्रिएट क्रेडिट व्हिच इज मच मोर देन द इनिशियल डिपॉजिट। जो कमर्शियल बैंक है वो एबल है, मतलब वो बना कर सकता है, क्या कर सकता है? क्रिएट कर सकता है क्रेडिट। सर क्रिएट कर सकता है, क्रेडिट का क्या मतलब? आगे अच्छे से डिटेल वे में समझ में आएगा। पहले मैं एक डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि कमर्शियल बैंक करता है। जैसे ये कमर्शियल बैंक है, एक्चुअल में आपको समझ ये मेरे एक्चुअल में मेरी हैंडराइटिंग मेरी कॉपी के अंदर ही मैंने ये डायग्राम बनाए हुए थे। आपको भी डेफिनेशन के बाद ये डायग्राम बनाना है। ओके, आगे जो टेबल है वो भी मेरी कॉपी का ही है। तो जैसे मैं अच्छे से बनाता था, मैं एक्चुअल में वर्ड्स की कुछ और नहीं है, एक्चुअल के अंदर जो भी लिखता हूँ ना वो क्या है, मेरे नोट्स के अंदर से मैं टाइप करता हूँ। जब मैंने 12th की थी, मैंने मेरे नोट्स बहुत ही डिटेल वे में बनाए थे, कोई भी पॉइंट को नहीं छोड़ा था, और उसी के हिसाब से मैं पेपर देके आया था। और मैंने वही नोट्स आप लोगों के सामने भी रख दिए हैं, बस इन्हें मैं इस डिजिटल पैनल के थ्रू पढ़ाता हूँ। तो मैं अपनी कॉपी का इस्तेमाल नहीं करता, मैं इन सारी चीजों से आपको अच्छे से पढ़ा देता हूँ। ओके, इनसे अच्छे से समझ में आ जाता है। तो जैसे अब कमर्शियल बैंक, अब जैसे एक बंदा है, ये पर्सन था, इस पर्सन ने क्या किया? 1000 रुपए बैंक के अंदर क्या करवा दिया? डिपॉजिट करवा दिया। कितने रुपए जो डिपॉजिट करवा दिए? 1000 रुपीज डिपॉजिट करवा दिए। अब कमर्शियल बैंक इस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन करेगा, आगे बताऊंगा कैसे करता है, कि आपको पता है वो आपके 1000 से 5000 रुपए तक दे सकता है। सर 5000 तक? मैं कहता हूँ इससे भी ज्यादा दे सकता है। ये तो एक गिवन कंडीशन है जिसके अंदर जो हमारा एलआरआर है, सर ये एलआरआर क्या है अभी बताऊंगा, सस्पेंस क्रिएट करो ना सर। एलआरआर जब 20% होते हैं ना, तब आप 5% दे सकते हो। तो अगर आप देखो यार, आप सोच के देखो, आप 1000 रुपए दे रहे हो, कमर्शियल बैंक उसका 5 गुना बना के बाहर लोगों को दे रहा है।
क्रेडिट क्रिएशन क्या है, क्या ये बैंक कैसे कर पा रहे हैं? मैंने दिए तो 1000 थे, ये 5000 कैसे बन गए? सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छे से जानेंगे हम इसे। तो इसे क्या कहा जाता है? मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। डायग्राम बनाना ही बनाना है, अगर डायग्राम नहीं बनाते मैं गारंटी नहीं लेता यार तुम्हारे 4 में से 4 की। अगर डायग्राम बनाते हो मैं गारंटी देता हूँ 4 में से 4 की। ओके, आगे देखते हैं। फिर एजम्पशन लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना अगर काफी बच्चे होते हैं एजम्पशंस नहीं लिखते और डायग्राम भी नहीं बनाते तब कहते हैं सर नंबर नहीं मिले तो नहीं मिलेंगे ना। ऐसे केस के अंदर एजम्पशन लिखनी मोस्ट इंपोर्टेंट है इस केस के अंदर। अगर एजम्पशंस नहीं तो मान लो कुछ भी नहीं, एजम्पशन नहीं तो कुछ भी नहीं। एजम्पशन दो ही एजम्पशन है यार, ज्यादा कुछ है भी नहीं इसके अंदर। द एंटायर कमर्शियल बैंक इज ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट। पूरी कमर्शियल बैंक की जो कम्युनिटी है ना उसे एक सिंगल बैंक की तरह मानेंगे। यानी कि हम क्या मान रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ एक ही बैंक है, जो कि कौन सा है? ये कमर्शियल बैंक है। सारे कमर्शियल बैंक को किस तरीके से कहा गया? एक ही कमर्शियल बैंक है। दूसरी चीज क्या कही है? ऑल रिसिप्ट्स एंड ट्रांजैक्शन आर रूटेड थ्रू बैंक। कोई भी पेमेंट जो है वो हैंड टू हैंड नहीं हुई, सारी की सारी पेमेंट जो है वो बैंक के थ्रू ही है। यानी कि बैंक से कह दे कि बैंक आप इससे पैसे दे दो, आप इससे पैसे ले लो, सारी जो भी ट्रांजैक्शन जो है बैंक से हुई है। तो दो एजम्पशंस क्या क्या हुई है इसके अंदर? सबसे पहले एजम्पशन हुई है कि सर जितने भी कमर्शियल बैंक है वो अब सारे एक ही मान लिए गए, यानी कि सारे कमर्शियल बैंक को एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया गया। मैंने वो बिल्कुल सही। दूसरा पॉइंट क्या था सर? जितनी भी रिसिप्ट है, जितनी भी ट्रांजेक्शन है, वो सारी के सारी रिसिप्ट जो भी ट्रांजेक्शन है वो किस तरीके से हुई है? बैंक के थ्रू हुई है, बैंक से ही आई, बैंक के अंदर से ही गई। ओके, अब आ जाते हैं हम एलआरआर के ऊपर। एलआरआर एक तरीके से मैं कहता हूं कि एलआरआर एसएलआर ही होता है। ओके, आपको एलआरआर और एसएलआर मैंने ऊपर ही बताया था। एसएलआर क्या होता है? एलआरआर और एसएलआर दोनों सेम चीजें हैं, कुछ फर्क नहीं है इन दोनों के अंदर, सेम डेफिनेशन है, पर हम क्या है क्रेडिट क्रिएशन में एलआरआर वर्ड का यूज करते हैं। ओके, लीगल रिजर्व रेशो क्या कहते हैं हम? इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक टू कीप अ मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ देयर डिपॉजिट व्हिच इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशो। तो आप कहोगे सर थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ कि अब ये जो आप अमाउंट होती है ना, जो भी आपके डिपॉजिट होते हैं उनके अंदर से थोड़ी थोड़ी अमाउंट जो होती है, जैसे हम एसएलआर में मैंने कहा था, जो भी आपके पास डिपॉजिट्स हैं, जो भी आपके पास अमाउंट है उसका थोड़ा पोर्शन आपको अपने पास रखना होता है। इसके अंदर जो भी आपके डिपॉजिट है उनका थोड़ा अमाउंट आपको अपने पास ही रखना होता है। उसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं? एलआरआर, दैट इज लीगल रिजर्व रेशो। अब हम करते हैं शेड्यूल। यहाँ पे मैं हेडिंग लिखना भूल गया, सॉरी गाइस, पर आप लोग जरूर लिख लेना यहाँ पे हेडिंग शेड्यूल। तो शेड्यूल के अंदर क्या है, तो हम एज्यूम करते हैं क्या कि मान लेते हैं ये डिपॉजिट है, एक बैंक के अंदर हम डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, ये एलआरआर है। एलआरआर को हमने एज्यूम किया कितना? 20%। और ये लोन कितने का हम दे सकते हैं, और ये राउंड्स है। ओके, तो जैसे हमने शेड्यूल है, तो मान लेते हैं एक बैंक है जिसके अंदर 1000 रुपए पड़े थे, 1000 करोड़ मान लो यार, तुमको यार 1000 करोड़ पड़े थे, ठीक है, 1000 करोड़ थे उस बैंक के अंदर। अब अगर उस बैंक के अंदर 1000 करोड़ है, एलआरआर कितना है? 20% है गाइस। कितना है? अगर 20% है तो उस तरीके से देखा जाए तो एलआरआर उन्होंने कितना मेंटेन करना पड़ेगा सर? 200 रुपए उन्हें खुद के पास रखने पड़ेंगे और वो 800 रुपए तक दे सकते हैं। मैंने कहा ठीक है 800 रुपए तक दे दिए। मान लो हमने 800 के 800 एक बंदे को दे दिए, मान लो, क्योंकि एजम्पशंस के बेस पे चल रहा है ये सारा काम। उन्होंने 800 रुपए एक बंदे को दे दिए, उस बंदे ने वो 800 रुपए जो आए थे ना उसके पास 800 करोड़ जो थे उसे वापस बैंक के अंदर ही डिपॉजिट करवा दिया एक बारी के लिए, क्योंकि एक बार उसे यूज नहीं था, उसे थोड़ा टाइम बाद चाहिए थे, तो उसने क्या किया 800 करोड़ रुपए बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिए। अब बैंक के अंदर तो वापस पैसा आ गया, तो वो क्या करेगा? इन्हीं 800 के अंदर 160 करोड़ का क्या बनाएगा? अपनी जेब में डालेगा, यानी कि एलआरआर रखेगा, क्योंकि लीगली कंपल्सरी है कि कुछ फ्रैक्शन रखना है। एलआरआर रखेगा 160 का, और 640 करोड़ ये क्या करेगा? दूसरे बंदे को दे देगा कि भैया तू ले जा 640 करोड़, तुझे भी लोन हमने दिया है। अब ये जो 640 करोड़ का जो लोन है ना, इस बंदे को पेमेंट करनी थी, इस बंदे को क्या करनी थी? पेमेंट करनी थी। इसने 640 करोड़ की पेमेंट जो थी, मैंने क्या एजम्पशन कही थी? दूसरी सारी ट्रांजैक्शन कहां से रूट है? बैंक के अंदर, तो इसने 640 रुपए बैंक के थ्रू किसी और पर्सन को देने थे, ठीक है। अब वापस पैसे कहां पे आ गए? बैंक के अंदर आ गए, तो 128 करोड़ का तो क्या बन गया? वापस एलआरआर बनाना पड़ा, और 512 करोड़ तक की अमाउंट अब क्या कर सकते हैं? लेंड कर सकते हैं। तो सर अब इससे क्या होगा? अब जब आप इसका टोटल निकालोगे ना, ये क्या निकलेगा? 5000, कितना? 5000। अब मैं कहता हूं कि सर अच्छा ठीक है 5000 निकल गया, सर आपको कैसे पता चला? मैंने कहा ये फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लाई का। सर क्या फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लाई का? ये आगे भी नीचे भी है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। मनी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है? मनी मल्टीप्लायर का और क्रेडिट क्रिएशन का, ये दोनों ही टॉपिक्स की वजह से
ये तो क्योंकि इसके अंदर आप नीचे भी देखो ना, इसके अंदर आपको डेफी आपको ये देखो यहाँ पे शेड्यूल यहीं पे भी कंटिन्यू होता जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने क्रेडिट ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे, फिर एक्सप्लेनेशन आएगी और इसी वजह से जो चैप्टर है ना, फिर मनी मल्टीप्लाई को भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद जाके हम कहीं कंक्लूजन लिखेंगे। तो ये जो टॉपिक है ना, इस वजह से सबसे ज्यादा 3 नंबर या 4 नंबर का, सॉरी 4 नंबर का मुझे लगता है अच्छा खासा है, कि 3 नंबर के अंदर थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है कंटेंट। ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा मनी मल्टीप्लाई कर लिया हमने, क्रेडिट क्रिएशन के बारे में जैसे मैं इनके फॉर्मूला तो हम नीचे पढ़े हैं, वैसे बता देता हूँ। मनी मल्टीप्लाई होता है 1/LRR, और क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होते हैं इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट कितने थे गाइस बताओ मुझे जल्दी से, फिर 1000 थे, मैंने कहा ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट 1000 थे, ठीक है, इनटू मनी मल्टीप्लाई या फिर 1/LRR। LRR क्या था सर, 20% था, 20% को मतलब मैं मान लो जब 20 नीचे आएगा इस तरीके से लिखूं मैं 100/20, 5 मान लो इसे, बन गया 5 1000 इंटू 5, 5000 अमाउंट है 5000। ओके, अब 5000 का 20% उन्होंने LRR रखा, तो LRR की टोटल अमाउंट कितनी बनेगी, 5000 का 20% कितना होता है 1000। सब बचा हुआ जो 4000 है, जो एक्चुअल में 80% है, वो हमने क्या कर सकते हैं, हम लेंड कर सकते हैं। तो फिर वो एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने 1000 के कितने बना लिए, 5000 बना लिए, जो मैंने एग्जांपल दिया था ना वही है आगे। तो अब इसे देखते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मेरे हिसाब से। आप देखते लिखना कैसे, वही सेम बात मैंने यहाँ पे भी कर दी। मनी मल्टीप्लायर था 1/LRR, 100/20, 5 टाइम्स के अंदर आ गया। फिर क्रेडिट क्रिएशन इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR, 5000 की इस तरीके से अमाउंट आएगी। अब जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया ना उसे वर्ड्स के अंदर बताते हैं। लेट अस एज्यूम दैट, ओके क्या कहा है, लेट अस एज्यूम दैट द इनिशियल डिपॉजिट इन अ बैंक इज ₹1000, 1000 रुपए का हमने इनिशियल डिपॉजिट है, LRR 20%, इट मींस दैट द बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रुपीस 200 एज रिजर्व, यानी कि 200 रुपए क्या बनाना था, LRR। सारी चीजें कहानी बता चुका हूं, बस इसी कहानी को वर्बल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, आपके लिए पढ़ देता हूं फिर भी। एंड कैन लैंड अप टू ₹800 रुपए तक वो दे सकता है, 200 रुपए उसका अपनी खुद की जेब के अंदर रखा है। उस जेब का नाम क्या है, LRR। LRR की फुल फॉर्म क्या है, लीगल रिजर्व रेशो। Okay, suppose the borrower has deposited this amount in bank, उसने वापस बैंक के अंदर अमाउंट डिपॉजिट कर दी, it means that the bank again need to maintain a reserve of ₹160 and can lend up to ₹640, 640 रुपए तक आप वो दे सकता है। The borrower uses this amount for making, अब जो बोरोवर है वो ये अमाउंट को यूज करते हैं किस चीज के लिए, पेमेंट करने के लिए, जो कि वापस बैंक के पास आती है, और यही प्रोसेस चलता रहता है, जिस वजह से बैंक 5000 रुपए तक दे सकती है आराम से। अब मनी मल्टीप्लाई के डेफिनेशन देख लेते हैं, वैसे लिखनी नहीं होती पर फिर भी आपको कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए होता है। मनी मल्टीप्लाई क्या होता है, तो हम कहते हैं इट रेफर टू द अमाउंट, ओके, इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, जो कि बैंक एबल क्रिएट है। उसने 1000 रुपए दिए थे, 1000 रुपए थे उस बैंक के पास, उस बैंक ने उस 1000 का कितना बना लिया, उस बैंक ने 1000 का 5000 बना लिया। तो द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक आर एबल टू क्रिएट, यानी कि जो 4000 रुपए उन लोगों ने एक तरीके से क्रिएट किया, 1000 से कितने बढ़ा लिए, 4000 बढ़ा के 5000 रुपए पहुंच गए वो, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स की फॉर्म के अंदर। विद एवरी सिंगल यूनिट ऑफ मनी इट कीप इट एज अ रिजर्व। मनी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1/LRR, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। मनी मल्टीप्लाई का क्या फॉर्मूला होता है, 1/LRR। ओके, इन द गिवन एग्जांपल, जैसे हमारे एग्जांपल के अंदर 20% LRR थी, तो 20% के अकॉर्डिंग क्या निकला था हमारा, 5 टाइम्स निकला था। क्या निकला था हमारा, 5 टाइम्स निकला था या नहीं निकला था, निकला था सर। ओके, इस 5 टाइम इट सिग्निफाइज दैट हर 1 रुपए अगर आप बैंक के अंदर देते हो ना, तो वो उस बैंक 1 रुपए का 5 रुपए बना देगा। जब हम 1000 रुपए डालेंगे तो उसका 5000 बना देगा, जब हम 20000 डालेंगे तो उसका 1 लाख बना देगा। यानी कि LRR जब 20% होगा ना, ये LRR कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये LRR हमेशा 20% नहीं होता। हमारी प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 20% दिया था, तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो उसका 5 टाइम्स क्रिएट कर देगा। 1 रुपए भी बैंक में डालोगे ना, तो बैंक उस 1 रुपए का 5 रुपए बना सकता है। Okay, that with every single unit of money it keep it as a reserve. The commercial bank are able to create 5 times of money. तो कमर्शियल बैंक क्या कर सकते हैं, 5 गुना पैसा बना सकते हैं उसका, यानी कि 25 दिन में पैसा डबल स्कीम इनके पास अवेलेबल है, अक्षय सर के पास अवेलेबल नहीं थी। कंक्लूजन, इस चैप्टर का आखिरी कंक्लूजन देख लेते हैं क्या है। द कमर्शियल बैंक लेंड मनी मेनली टू इन्वेस्टर्स। कमर्शियल बैंक किस चीज को लेंड करता है, मनी बेसिकली इन्वेस्टर्स को। दिस गिव राइज टू द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, जिस वजह से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में बूम आता है, एंड लीड टू राइज इन द नेशनल इनकम, और इस वजह से क्या आता है, नेशनल इनकम के अंदर राइज आता है। काफी बच्चों की लाइनिंग समझ में नहीं आती। सर एक चीज बताओ,
हम ये इन्वेस्टर्स को पैसे देता है, समझ में आ गया। इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उससे क्या हो, उससे नेशनल इनकम कैसे बढ़ती है। मैंने कहा जब लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी क्या होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर जब लोग ज्यादा पैसा डालेंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे अंदर, गवर्नमेंट के अंदर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस वजह से क्या होगी, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा इंड्यूसमेंट होगा लोगों के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। अगर उन्हें हायर रिटर्न मिलते हैं तो क्या होगा, लोग भी देखेंगे यार इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जब लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा ग्रोथ होगी हमारे नेशन की, ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से हमारा क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी। ओके, फिर दिस वीडियो हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। बैंकिंग चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है गाइस, 1 शॉट भी आ जाएगा अब इसका। ओके, हमने तीनों पार्ट्स को अच्छे से कवर कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज अगर आप नए इस चैनल पे, प्लीज लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मेरा नया चैनल है, प्लीज इसे ग्रो करने के अंदर आप अपना सपोर्ट दिखाएं। मैं हमेशा कहता हूं, तुम मुझे 1% दो, मैं तुम्हें अपना 110% दूंगा। सो टिल देन सी यू गाइस, फिर मिलते हैं अगले एक और वीडियो के अंदर। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस, बाय।